नमस्कार, यू आर मोस्ट वेलकम। होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने आधुनिक इतिहास श्रृंखला की अगली कड़ी में, या कहें कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की कड़ी में, पीछे हमने बंगाल के बारे में पढ़ा, बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ा, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ा। और प्लासी और बक्सर के युद्ध का जो परिणाम रहा, धीरे धीरे अंग्रेज बंगाल पर काबिज होते हैं। वहाँ पे नाम मात्र का नवाबी चलती है, बाकी अंग्रेज अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं। जब इलाहाबाद की संधि हो जाती है तो अब निजाम को 26 लाख निजी खर्चे के लिए पेंशन देते हैं। निजाम मतलब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, और 53 लाख निजामत के लिए। निजामत में दो बातें थी, एक सूबेदारी, एक फौजदारी। सूबेदारी यानी राजस्व, मतलब ये कहते थे वो कि सूबेदारी अंग्रेज खुद अपने पास रखते थे, न्याय और प्रशासनिक पावर चलाने के लिए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देते थे। लेकिन अंग्रेज इन्हें नज़र बंद करने की शर्त रखे थे 1765 से लेकर 72 तक। और इस दौरान इतिहासकारों ने इस युग को डाकू राज्य की संज्ञा दी बंगाल में। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया कि सूबेदारी जो है, बंगाल की सूबेदारी मोहम्मद रजा खां को सौंप दिया, और जिसकी दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद कर दिया। ठीक उसी तरह से बिहार में एक सूबेदार नियुक्त कर दिया, राजा सिताब राय, और उसका दीवानी कार्यालय पटना नियुक्त कर दिया। तो इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे मैसूर राज्य, और देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, खास करके हैदर अली और उसके पुत्र टीपू। और हम मराठा, निज़ाम और अन्य शक्तियों के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे शीर्षक दिया है मैसूर राज्य। मैसूर राज्य जो कर्नाटक का आज मैसूरू है, वहाँ मैसूर राज्य हुआ करता था। और जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी 3 धाराओं में निकलती है। तो इसके बीच में एक श्रीरंगा द्वीप है, एक श्रीरंगपट्टनम द्वीप है। तो इसी कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टम कहा जाता है। इस मैसूर राज्य की राजधानी है। तो हम लोग संगम वंश मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं, और संगम वंश का जो अंतिम वंश अरबिडू वंश था, जिसे अरबिंदु वंश भी कहा जाता था। अरबिंदु वंश का जो अंतिम राजा थे वेंकट द्वितीय, उन्हीं के समय में अब ये मैसूर राज्य स्वतंत्र राज्य हो गया। अब जब मैसूर राज्य स्वतंत्र हो गया तो वहाँ पे वाडियार वंश की स्थापना हो जाती है, और वाडियार वंश का शासक था जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज वाडियार। तो चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय के समय में वास्तव में राजा तो चिक्का कृष्णराज था, लेकिन वास्तविक सत्ता इसके 2 रिश्तेदारों में थी। 2 रिश्तेदार प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एक का नाम था देवराज, दूसरे का नाम नंदराज था, और नंजराज भी कहते हैं। इतिहासकारों ने अपने अपनी सुविधा से अलग अलग किताबों में कहीं नंदराज कहीं नंजराज लिखा है। तो हमें इसे कोई विवाद में पढ़ना नहीं है, देयर विल बी नो डिस्प्यूट। तो क्या होता है कि अब जब वहाँ पर क्या बोलते हैं कि जब बहलोल लोदी का शासन था दिल्ली में, लोदी वंश का शासन था, उस समय हैदर अली के दादा दक्षिण भारत की ओर चले आते हैं। यहीं पे अपन नौकरी पेशा करने लगते हैं, और यहीं पर हैदर अली का भी जन्म होता है। हैदर अली बचपन से ही बड़ा योग्य और दक्ष था। तो इसकी चालाकी, यद्यपि हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था,
लेकिन एक कुशल सेनानायक, कुशल सैनिक था। तो होता ये है कि नंदराज क्या करते हैं कि 1749 से 51, 1749 में तो पहली बात उसे एक सामान्य सा सैनिक बनाते हैं, और 2 साल तक जब वो हैदर अली एक सैनिक के रूप में रहता है, धीरे धीरे जब देखता है कि ये बहुत चालाक सैनिक हो गया है, इसे प्रमोट करके डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया 1755 में। जब हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया, तो अब यहीं पर देखता है कि इधर यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम में उधर मराठों का आक्रमण की डर है, हैदराबाद के निजाम की तमाम ऐसी वहाँ पे अस्थिरता को देखते हुए यहाँ से डिंडीगुल से एक सेना नायक बनकर एक खुद जाता है, नंदराज की हत्या कर देता है। और कहीं कहीं को कुछ इतिहासकार राजीव अहीर जैसे स्पेक्ट्रम में उन्होंने लिखा कि उनको संन्यास लेने पर मजबूर कर देता। कहने का मतलब जो देवराज और नंदराज थे उनकी पावर को ख़त्म कर देता है और वास्तविक सत्ता 1761 में अपने पास ले लेता है। तो अब हैदर अली 1761 से लेकर 82 तक मैसूर राज्य का राजा बनता है, शासक बनता है। तो इस प्रकार अब यहाँ इस्लाम वंश का शासन शुरू होता है। हैदर अली एक मुस्लिम था, तो मैसूर में हैदर अली का शासन 1761 से 82 तक था। और उसी दौरान समकालीन रजवाड़ों की बात करें तो मराठों में उस समय पेशवा माधवराव थे, और 1761 से लेकर 72 ईस्वी तक, और निज़ाम अली की निजामत चल रही थी हैदराबाद में 1760 से लेकर 1803 तक। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आते हैं कि अंग्रेज जो है लालच में पड़े हुए थे। अंग्रेज की निगाह मैसूर सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेज दुश्मन समझते थे तो हैदर अली को, सबसे बड़ी चुनौती हैदर अली को समझते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो बगल की शक्तियाँ अंग्रेज इनको प्रलोभन देके अपने में मिलाने लगे। मिलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उस समय अब हैदर अली का शासन होता है यहाँ पे। अब हैदर अली के ज़माने में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। अब यहाँ का शासक बनता है हैदर अली। हैदर अली और समय वही है 1761 से लेकर के और ये 82 ईस्वी तक शासक रहा मैसूर राज्य का। और हम एक समराइज करें तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। मतलब अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच कुल 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए। उन युद्धों को अगर हम समराइज कर दें तो आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब यहाँ अंग्रेजों से, आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4, कुल इनकी संख्या 4 थी। तो ये चारों युद्ध कब कब लड़े गए उनकी तिथि अगर हम थोड़ी सी मेंशन करते हैं तो बाद में हमको 1767 से लेकर के 69 तक चला पहला युद्ध। जो दूसरा युद्ध चला वो 1780 से 84 के बीच, 1780 से 84 के मध्य चला। तीसरी लड़ाई जो होती है या आंग्ल मैसूर युद्ध जिसे हम कह सकते हैं 1790 से 92, 1790 से 92। और चौथा और अंतिम निर्णायक युद्ध जहाँ से इस्लामिक राज्य का खात्मा हो जाता है मैसूर से, वो है 1799 का युद्ध। तो 1799, तो इस तरह से कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। और इस समय
समय समय पे अलग अलग अंग्रेज सेनापति थे, अंग्रेज प्रतिनिधि थे, तो उनके नाम भी अगर मैं थोड़ा सा यही समराइज कर दूं नीचे, तो एक था वॉरेल्स्ट। वॉरेल्स्ट इसका शासनकाल था, ये जब गवर्नर बना था, तो ये 1767 से लेकर के 69 तक, मतलब अगर हम कहें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय लड़ा गया, तो वॉरेल्स्ट के समय लड़ा गया। दूसरा 72 से 84 तक वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था, वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से लेकर 84 तक ये घटना इसके ज़माने में घटित होती है। फिर अगला होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है, शहर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासन था 1786 से ये 6 साल यानी 92 तक था। और चौथा और अंतिम इसमें कहें कि जो लॉर्ड बेलेजली था, लॉर्ड बेलेस्ली भी लिखा रहता है, बेलेस्ली, तो ये 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक था। तो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको विधिवत नोट बना। तो आप इसको मिटाते हैं। अब हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक चला। और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष था, इसमें जो है इसका जो कारण था, पहली बात तो ये जान लें कि किसके किसके बीच हुआ, ये बात जानना जरूरी है। इधर हैदर अली प्लस निज़ाम, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, तथा मराठा निज़ाम, उस समय निज़ाम अली था नहीं, निज़ामत जो कर रहा था उसका नाम था निज़ाम अली। और मराठे में जो था, मराठा शक्ति में ये माधवराव था, जो पेशवा था, पेशवा माधवराव, जैसा कि आप लोगों ने पहले नोट बना लिया है, पेशवा माधवराव। अब इस तरह से एक त्रिगुट होता है, हैदर अली ने इन तीनों को मिलाकर त्रिगुट बना लिया, इसे कह दे एक त्रिगुट हो गया। और दूसरी तरफ अंग्रेज, समकालीन बंगाल का गवर्नर, समकालीन बंगाल का गवर्नर था वॉरेल्स्ट। और ये वॉरेल्स्ट था मतलब अंग्रेज। तो होता ये है कि पहले अंग्रेज क्या किए थे, सबसे बड़ा
अगर पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, तो जरा सा हम इस कारण के बारे में भी लिख लें। ये आखिर आंग्ल मैसूर युद्ध संघर्ष हुआ क्यों? कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति, अंग्रेज अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो यही कारण था, मुख्य कारण। तो हुआ ये कि हैदर अली को ये सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। जब हैदर अली को ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया था कि निज़ाम अली से संधि कर ली थी, अंदर अंदर बात कर ली थी, और पेशवा माधव राव को भी अपनी तरफ मिला लिया था। और इधर देखा कि मैसूर राज्य में यानी श्रीरंगपट्टनम में अस्थिरता चल रही है और नया हैदर अली आ गया है। तो अब कहा मौका कि इनको इनके खिलाफ भड़का करके श्रीरंगपट्टनम यानी मैसूर राज्य को अपने कब्जे में ले लिया जाए। इनको प्रलोभन दिया कि बांट के आपको ये हिस्सा देंगे, वो हिस्सा देंगे। लेकिन हैदर अली अंग्रेजों से कई गुना आगे निकला। हैदर अली ने क्या किया, इन दोनों लोगों को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया। घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। तो अगर आपसे इस प्रकार होता क्या है कि हैदर अली वाला गुट विजयी हो जाता है और अंग्रेज पराजित हो जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो शक्ति संतुलन पर लड़ा गया। शक्तियां अंग्रेजों के फेवर में जो थी, उन शक्तियों को गुप्त समझौते के माध्यम से घूस दे करके हैदर अली ने अपनी तरफ मिला लिया। इस तरह से अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और उसका गुट विजय हुआ, अंग्रेज वारेल्स्ट पराजित हुआ। अब जब ये हार जाता है, युद्ध की समाप्ति एक संधि के तहत होती है और उस संधि का नाम है मद्रास की संधि। तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। तो अब ये जो युद्ध समाप्त होता है, अब इस पे एक संधि होती है। अप्रैल तो बुरी तरह हार ही गए थे, तो अप्रैल 1969 में, अब 67 से युद्ध चला, बीच में कई छद्म युद्ध चलते रहे, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अंतिम परिणति होती है अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। तो अब हम मद्रास की संधि को लिखते हैं। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि, और अप्रैल 1769 में अप्रैल 1769 ईस्वी में तो इस संधि के माध्यम से युद्ध की समाप्ति होती है। और इसमें दो पक्षकार थे, एक तरफ हैदर अली था और अंग्रेजों की तरफ से स्मिथ, ये अंग्रेज था, हस्ताक्षर किए। ये इन दोनों के हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर किया, और इस हस्ताक्षर के साथ प्रथम आंग्ल
मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और इस संधि के अनुसार जो करूर वाला क्षेत्र था, इस संधि के अनुसार करूर वाला क्षेत्र हैदर अली को मिला। इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है और कहा जाता कि अब हम कि एक दूसरे पे कोई आक्रमण नहीं करेगा, तमाम ऐसी बातें चलती है। लेकिन ये बड़े शातिर थे अंग्रेज। ये सबसे पहले संधि भी करते थे और हर्जाना के रूप में जो देना था करूर वाला क्षेत्र तो हैदर अली को दिया, लेकिन अब फिर वहीं पे षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। अब फिर शक्ति संतुलन की बात हो रही, फिर अब धीरे धीरे मराठों से, निजाम से गुप्त समझौता करना शुरू कर देते हैं। तो एक अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो यही संधि है, वो मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और 1780 से लेकर के 84, मतलब 4 साल तक चला ये। 80 से लेकर 84 तक, मतलब बीच में कई छोटे बड़े युद्ध होते रहे, कई छद्म युद्ध चले, कई छोटे मोटे, लेकिन इनको इकट्ठे ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कह दिया गया। और यहाँ भी जो तात्कालिक कारण था, पहले हम तो देख ले दोनों पक्ष क्या था। अगर दोनों पक्षों की बात करें तो फिर वहां पे ये बात आती है हैदर अली, निजाम तथा मराठे। यहां भी वही बात आती है, हैदर अली, निजाम मतलब हैदराबाद और प्लस मराठा वाला क्षेत्र, मराठे। अब यहां पे और अंग्रेज की तरफ से जो सेनापति था आयरकूट, अंग्रेज सेनापति आयरकूट, इसका जो तात्कालिक कारण था, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि 1773 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी जो थी फ्रांसीसी बस्ती थी, और कहा गया था कि अंग्रेज किसी पे हमला नहीं करेंगे। उसी दौरान क्या किए कि फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा कर लेते हैं। आयरकूट भी जाता, मतलब अंग्रेज फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी पर हमला करके उसको कब्जे में लेता है। और 1773 की बात है, और ये बात इसके स्वाभिमान पे आ गई। कहने का मतलब इसको हैदर अली ने अपने स्वाभिमान पे ले लिया, इसे अपना अपमान समझा, और 1780 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण 1700 अंग्रेजों द्वारा, सॉरी पांडिचेरी नहीं था बल्कि माहे था, माहे भी पांडिचेरी का एक हिस्सा है। तात्कालिक कारण 1773 ईस्वी में फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अंग्रेजों का हमला, अंग्रेजों का अधिकार कह सकते हैं, अंग्रेजों का अधिकार। अब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया इस फ्रांसीसी बस्ती पर। ये तो तात्कालिक कारण था। तो प्रतिक्रिया स्वरूप इसके प्रत्युत्तर में अक्टूबर 1780 में हैदर अली ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, जनरल बेली को हरा दिया। जनरल बेली उस समय था, तो इसको मिटाना चाहेंगे हम। आप लोग इस पाँच करके ले लिया करें इसको। तो क्या होता है, अब यहाँ भी शक्ति संतुलन की बात हो रही है। इसके प्रत्युत्तर में, मतलब इसके जवाब में किसके, जो माहे पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था, जवाब में हैदर अली ने 1780, यानी ये अक्टूबर का महीना है, मैं अगर यहाँ लिख दूँ पूरा, अक्टूबर 1780 में जनरल बेली को पराजित किया। जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में, और कर्नाटक के अर्काट एक जगह है, कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह पराजित किया। अब अंग्रेज यहाँ हार जाते बहुत बुरी तरह से, और हैदर ने अर्काट पर अधिकार कर लिया, अर्काट पर अधिकार कर लिया। जब ये बात हो गई, अब जब हैदर अली ने इसके जवाब में अक्टूबर में हमला किया, जनरल बेली को हराया, बुरी तरह से पराजित किया और अर्काट पर अधिकार प्राप्त कर लिया, तो उसी दौरान छोटे मोटे युद्ध होते रहे। पहला हुआ पोर्टो नोवो तथा सोलिदपुर, दो युद्ध हुए बीच में, दो छद्म युद्ध कह सकते हैं बीच में। एक का नाम है पोर्टो नोवो तथा सोलिदपुर। के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। लेकिन अभी पराजय भले हुई, और इसमें यहां पर आयरकूट आ गया था। किसने पराजित किया? आयरकूट
यहाँ पे आयरकूट विजयी हुआ, मतलब अंग्रेजों का सेनापति आयरकूट विजयी हुआ। देखिए वहां पे आरकाट में, कर्नाटक के मैदान में जनरल बेली को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। लेकिन जब वो मैदान छोड़ के भाग गया तो अब इधर लोहा लेने के लिए आ जाता आयरकूट, अंग्रेज सेनापति, पोर्टोनो और सोलितपुर के युद्ध में हरा देता है। हारने के बाद फिर कुछ समय बाद एक और छद्म युद्ध होता है, उसे बोलते हैं पोलीलोरल का युद्ध। पोलीलोरल का युद्ध। पोलीलोरल का युद्ध 1782 में होता है। अब देखिए धीरे धीरे इसके जीवन की आखिरी घड़ी चल रही है। पोलीलोरल का युद्ध अनिर्णायक रहा, मतलब कोई भी विजयी नहीं हुआ इसमें, अनिर्णायक रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि इस युद्ध में हैदर अली बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। इस युद्ध में हैदर अली बुरी तरह से घायल हुआ, घायल हो गया। फलतः उसकी मृत्यु हो गई, फलतः उसकी मृत्यु हो गई। तो आपने देखा कि 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये लगभग ये समय था 7 दिसंबर 1782, 7 दिसंबर 1782 उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी युद्ध बंद नहीं हुआ है, इसके पुत्र टीपू ने युद्ध को जारी रखा, अभी अंग्रेज जीत नहीं गए हैं। हैदर अली के पुत्र टीपू ने युद्ध जारी रखा। देखिए इसीलिए कहा जाता है जो वीर होते हैं वो हार नहीं मानते हैं। तो जब टीपू ने युद्ध जारी रखा 7 दिसंबर 1782 को, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती घायल अवस्था में, युद्ध अभी निर्णायक नहीं हुआ है और ये घटना पोलीलोरल के युद्ध की है, यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ही चल रहा है। इसी दौरान युद्ध जारी रहा और टीपू ने एक अंग्रेज को बंदी बना लिया जिसका नाम था मैथ्यूज। टीपू ने मैथ्यूज एक अंग्रेज था को बंदी बना लिया। तो अब होता ये है कि टीपू भी बहुत, पिता की मृत्यु हो गई थी, युद्ध लड़ते लड़ते ये भी थक गया था, इसकी सेना भी, और उधर अंग्रेज भी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं रह गए थे। तो दोनों लोग एक युद्ध विराम, अब किसी का क्या उसमें स्वार्थ था,
अंग्रेजों ने सोचा कि हम अन्य शक्तियों को और इकट्ठा करेंगे, टीपू तो अपने बाप से भी ज़्यादा बहादुर दिखाई दे रहा है। तो अंग्रेजों ने कहा कि अब हम संधि करना चाहते हैं। तो एक संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त होता है और उसे कहते हैं मंगलौर की संधि। तो इसे मिटाना चाहते हैं, आप लोग पाँच करके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो अब मंगलौर की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है। आज भी मंगलौर बंदरगाह है कर्नाटक में, मंगलुरु नाम पड़ा है जिसका, मैंगलोर। मंगलौर की संधि या मंगलोर, तो मंगलुरु की संधि होती है और संधि होगी 1784 में। मतलब 2 साल तक तो झेला ये। और इस संधि के तहत ये संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच होती है। इस संधि के जो पक्षकार थे, एक तरफ टीपू, दूसरी तरफ अंग्रेज। और जो इस संधि की शर्तें थी, संधि की शर्तें, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस लौटा दिया। मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो अंग्रेजों ने जीता था टीपू को लौटा दिया, और जो टीपू ने जीता अंग्रेजों को लौटा दिया। तो दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया। एक बात। दूसरी बात ये कही गई कि दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे तथा शत्रुओं को शरण नहीं देंगे, तथा शत्रुओं को शरण नहीं देंगे। शरण नहीं देंगे, ये शर्त हो रही है संधि की। और एक दूसरे की रक्षा में सहयोग करेंगे, एक दूसरे की रक्षा में सहयोग करेंगे। एक दूसरे की रक्षा में सहयोग करेंगे, ये तो शर्त थी मंगलौर की संधि की। अच्छा, इस प्रकार अब टीपू सुल्तान बनता है। अब युद्ध विराम हो जाता है 1784 में। अब हम थोड़ा सा टीपू सुल्तान की तरफ चलते हैं, तो आप इसे पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टीपू सुल्तान, अब हैदर अली तो नहीं रहे, टीपू सुल्तान 1700, जब उसके पिताजी एक्सपायर हो गए 1782, तभी से तो बने गए, और ये 99 तक था सुल्तान बना। अब जब ये टीपू सुल्तान बना तो अपने सुल्तान की उपाधि धारण की। हैदर अली सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। पहली बात, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, जैसा कि हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते चले आए थे। अपने नाम का
नाम का खुतबा पढ़वाया। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए। अपने नाम के सिक्के ढलवाए। इसने अपने नाम के सिक्के ढलवाए और सुल्तान की उपाधि तो धारण किया। उस पर इसका नाम लिखा रहता था सिक्के पर, और भारतीय पंचांग के स्थान पर अरबी पंचांग लागू किया। थोड़ा सा सवाल ध्यान देने की बात है। भारतीय पंचांग भारतीय पंचांग के स्थान पर अरबी कैलेंडर या पंचांग कह सकते हैं, पंचांग लागू करवाया। अब यहीं से यद्यप देखिए, ये शासकों में पढ़ा लिखा शासक था। ये जो ये टीपू था, टीपू पढ़ा लिखा शासक था। इसकी खोपड़ी तेज चलती थी, पढ़ा लिखा था, लेकिन इससे ज्यादा तेज इसका बाप था हैदर अली। वो निरक्षर था। मैं ऊपर मिटा के यहाँ लिख दूं तो वो क्या करता था हैदर अली निरक्षर था। हैदर अली निरक्षर था, लेकिन इतना चालाक था कि अपने पास एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को रखता जिसका नाम था खंडे राव को अपने पास रखता था। जब भी कोई हैदर अली के पास जाता तो इस तरह से वो प्रस्तुत करता कि मानो हैदर अली अनपढ़ है ही नहीं। खंडे राव उस मामले को देख लेता था, तो लोग सोचते थे कि राजा का सलाहकार है, इसलिए वो सारी चीज देख रहा। कोई भांप नहीं पाता था कि हैदर अली अनपढ़ है। इतना तेज दिमाग का था हैदर अली। तो और क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट कार्य करा इसने। जब टीपू सुल्तान बना तो और क्या काम किया, तो इसे मिटाएंगे। पहली बात की 6 वर्ष यानी 84 से 90, 6 वर्षों के दौरान 6 वर्षों यानी 1784 से 90 के दौरान अपने राज्य को सुव्यवस्थित किया। मतलब अच्छी सेना रखा, जो टूट फूट की मरम्मत कराया, अन्य जो चीजें हैं, अपने आप को सशक्त किया कहने का मतलब। और स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया इसने। ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। टीपू अपने आप को नागरिक टीपू कहलवाना पसंद करता था, क्योंकि
ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर, प्रेरित था। टीपू फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था और इसने क्या किया कि अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में, श्रीरंगपट्टम या श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। श्रीरंगपट्टम में, श्रीरंगपट्टम या पट्टनम दोनों बात एक ही है, में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। प्रतीक था कि हम आजाद हैं। और इतना नहीं, फ्रांस से इतना प्रभावित था कि टीपू ने फ्रांस के जैकोबियन दल की सदस्यता ग्रहण की। टीपू ने फ्रांस के जैकोबियन दल की सदस्यता ली। जैकोबियन दल की सदस्यता ग्रहण की और साथ में कुर्ग व मालाबार क्षेत्र में धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है और मालाबार जो केरल का तट है। अगर मैं इस तरह से, ये भारत का अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात देखा जाए तो यहाँ पे कर्नाटक वाला हिस्सा है, यहाँ पे कुर्ग था और एक केरल वाला जो तट है मालाबार तट है। तो इसने क्या किया, कुर्ग तट, टीपू ने कुर्ग तथा मालाबार तट पर, कुर्ग तथा मालाबार में, मालाबार क्षेत्र में धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। मतलब धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। अर्थात जबरन धर्मांतरण करवाया। जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। तो इतना कट्टर था ये। देखते हैं टीपू ने कुछ और सुधार किए। कृषि क्षेत्र में क्या सुधार किया इसने? टीपू के द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार। कृषि क्षेत्र में सुधार। इसने क्या किया कि जमींदारी प्रथा समाप्त की। पहली बात तो क्या किया कि जमींदारी को समाप्त किया। जमींदारी प्रथा समाप्त कि अब सीधे सीधे किसानों को तकावी ऋण दिया। आज जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यानी केसीसी के माध्यम से ऋण दिया जाता है, तब तकावी ऋण हुआ करता था। तो किसानों को तकावी ऋण दिए। किसानों को तकावी ऋण दिए। और क्या किया कि जो भूमिकर था 1/3 से 1/2 तक भूमिकर कर दिया। मतलब
भूमि कर बढ़ा दिया। जो भू राजस्व था, भूमि टैक्स लिया जाता था, भूमि कर 1/3 से 1/2 कर किया। और माप तौल के नए पैमाने चलवाए। यहाँ पे माप तौल के नए पैमाने चलवाए। अब देखिए क्या क्या चीजें अपने में सुधार कर रहा है, अपने राज्य को कैसे व्यवस्थित कर रहा है। और क्या किया साथ में, तो मिटा रहे हैं, पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओरमुज, अदन, मस्कट, जेद्दा। ओरमुज जिसे हारमुज की जलसंधि भी बोलते हैं। ओरमुज, अदन, अदन की खाड़ी आज भूगोल में आप देखते हैं। अदन, मस्कट और तथा सऊदी अरब में पड़ता है जेद्दा। जेद्दा में अपने दूत नियुक्त किए, अपने दूत नियुक्त किए। और रेशम के उत्पादन और व्यापार पर जोर दिया। आज रेशम के उत्पादन और व्यापार पर जोर दिया। आज भी देखते हैं कर्नाटक में, भारत का सबसे ज्यादा रेशम कर्नाटक राज्य में होता है। तो वो इलाका ही है मैसूर, वहां पे सबसे ज्यादा रेशम होता था, आज भी रेशम होता है। इसने रेशम के व्यापार पर बहुत फोकस किया। शस्त्र बनाने का कारखाना लगाया। शस्त्र बनाने का कारखाना लगवाया या बनवाया। फ्रांसीसी ट्रेनर को फ्रांसीसी ट्रेनर माने प्रशिक्षक को, ट्रेनर को से अपनी सेना को, फ्रांसीसी ट्रेनर से अपनी सेना को प्रशिक्षित करवाया। ये फ्रांस की तर्ज पर अपनी सेना रखना चाहता था। अब इधर क्या होता है कि तब तक 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने का पत्र लिख दिया। और साथ ही एक तो वहां पे पत्र लिख दिया, अगल बगल के राज्यों में पत्र लिख दिया। जैसे ही मैं इसे मिटाता हूं तो क्या करता है कि जब निजाम को पत्र लिख दिया टीपू के खिलाफ कि आओ आपको भी कुछ हिस्सा मिलेगा, टीपू के ऊपर आक्रमण करते हैं। और जैसे ही इसने पत्र लिखा, किसने? अंग्रेजों ने 1788 में 1788 में अंग्रेजों ने टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए निजाम को पत्र लिखा। पत्र लिखा
और इस बात को टीपू को पता चल गया, क्योंकि इसके पहले जो मंगलौर की संधि हुई थी, उस संधि में ऐसा था कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और शत्रुओं को शरण नहीं देंगे, और बस इसी के एवज में टीपू सुल्तान नाराज हो गया। टीपू ने इसे संधि का उल्लंघन समझा। टीपू ने इस प्रकरण को संधि का उल्लंघन माना। संधि का उल्लंघन मानते हुए, अब देखिए उल्लंघन मानते हुए क्या करता है, अंग्रेजों के मित्र राज्य, अंग्रेजों के मित्र राज्य त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। भाई संधि तो आपने ही पहले छोड़ा। अच्छा, यहां का राजा अंग्रेजों का मित्र था, त्रावणकोर का। टीपू के इस कदम को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठों तथा निजाम से संधि कर ली। तो टीपू के इस कदम को आधार बनाकर अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों से संधि कर ली। अब लीजिए, फिर शक्ति संतुलन का युद्ध शुरू हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जब इस तरह से एक घटना घटित होती है तो ये युद्ध 3 चरण में होता है। पहले चरण में, इस युद्ध का पहला चरण होता है, पहला चरण, पहली लड़ाई जो होती है युद्ध का पहला चरण, उसमें क्या होता है कि जनरल मीडो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करता है और कोई परिणाम नहीं निकलता है। जनरल मीडो आया लड़ाई के लिए, कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं, कोई परिणाम नहीं आया। ये पहला चरण था। जब दूसरा चरण आया, दूसरे चरण में आ जाता है, ये दूसरा चरण आपका दिसंबर 1790 में कार्नवालिस आ जाता है। दिसंबर 1790 में कार्नवालिस आ जाता है। अब कार्नवालिस आया तो ये युद्ध में कुछ हद तक हरा देता है, मतलब सफल होता है। पूर्ण रूप से अभी टीपू हारा नहीं है। और तीसरा चरण जब आया तो ये सब एक साथ मिल गए। तीसरा चरण में क्या किया, कार्नवालिस, मीडो और स्टुअर्ट मैक्सवेल तथा हंटर आज मिलकर हमला करते हैं। अब इस तरह से जब ये मिल जाते हैं तो अब इनका पलड़ा भारी हो जाता है, लेकिन अभी भी ये निर्णायक युद्ध नहीं रहा।
अब इधर टीपू देखता है कि मराठों से, निजाम से, त्रावणकोर से, सबसे तो संधि अंग्रेजों ने कर ली, लेकिन और टीपू देखा कि जो देसी राजा है इसका साथ नहीं देंगे, तो टीपू एक तो जैकोबियन दल का सदस्य था, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था, उसने नेपोलियन को भी पत्र लिखा। नेपोलियन को, टीपू ने नेपोलियन को, देखिए कितना दूरदर्शी था, टीपू ने नेपोलियन कुस्तुनतुनिया, आज जो तुर्की है वो पहले कुस्तुनतुनिया साम्राज्य का हिस्सा था, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, तथा मॉरिशस आदि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहायता के लिए पत्र व्यवहार किया। ये था टीपू सुल्तान। अब फिर भी ये अभी युद्ध निर्णायक ही रह जाता है। इसी दौरान अब जब इस युद्ध में समाप्ति के लिए एक संधि होती है, इस युद्ध के विराम के लिए एक संधि होती है जिसका नाम रखा गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये टीपू के लिए अपमानजनक संधि थी। टीपू पकड़ा गया, सारी बात हुई, लेकिन इस संधि से टीपू घुटन महसूस करने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने सारी बातें टीपू के ऊपर लाद दी थी। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या थी, बड़ी महत्वपूर्ण संधि है, और इसी संधि के माध्यम से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की संधि या श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, और ये 1792 में होती है। 1792 में, समझिए। और एक तरफ टीपू, दूसरी तरफ अंग्रेज। और इसकी जो शर्तें थी, ये शर्तें बड़ी कठिन थी। मतलब शर्तें टीपू के माफिक नहीं थी। कहने का मतलब, पहली बात तो ये शर्त में था कि टीपू द्वारा आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। अब एकदम कमजोर हो गया, इसका आधा राज्य चला गया। दूसरी बात, डिंडीगुल व मालाबार क्षेत्र भी अंग्रेजों को देना पड़ा। ये वही डिंडीगुल जहां का फौजदार हैदर अली बना था। डिंडीगुल में कारखाना भी लगा था। डिंडीगुल तथा मालाबार क्षेत्र ये भी अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों को कृष्णा व पेन्नार के बीच का क्षेत्र निजाम को मिला। कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो निजाम को, क्योंकि सारी शक्तियों में आपस में समझौता था, जीतने के बाद हम ये लेंगे, हम वो लेंगे। तो कृष्णा तथा पेन्नार नदियों के बीच का क्षेत्र या दोआब बीच का क्षेत्र
निजाम को देना पड़ा। किसके द्वारा? टीपू द्वारा देना पड़ा। ये तो, और चौथी बात कि तुंगभद्रा से ऊपर, तुंग और भद्रा दो शाखाएं, दोनों नदियां मिलती हैं तब जाके आगे कृष्णा नदी बनती है, तो तुंगभद्रा से उत्तर मराठों को देना पड़ा। तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र मराठों को। अब देखिए टीपू के पास बचता क्या है। एक तो आधा राज्य अंग्रेज पहले ही ले लिए, डिंडीगुल तथा मालाबार क्षेत्र वो भी अंग्रेज ले लिए, साथ में कृष्णा तथा पेन्नार नदियों के बीच का क्षेत्र हैदराबाद का निजाम ले लिया, और तुंगभद्रा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र मराठों को दे दिया। और एक शर्त ऊपर आती है कि 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना देना स्वीकार किया। पांचवी बात, 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ा। मतलब अंग्रेजों ने कहा कि हमारा इतना बर्बाद हुआ है, 3 करोड़ रुपए युद्ध के क्षतिपूर्ति में दीजिए। तो टीपू ने 3 करोड़ रुपए देने की तो बात कह दी, लेकिन कहा जब तक ये 3 करोड़ रुपया नहीं दोगे तब तक इसके 2 बेटे, अब्दुल खलीक एक का नाम था और मुइजुद्दीन, अब्दुल खलीक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अब्दुल खलीक तथा मुइजुद्दीन टीपू के पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक जब तक कि 3 करोड़ रुपए ना दिए जाएं। ये थी युद्ध की शर्त। अब इतनी कठोर युद्ध, और इसी युद्ध में एक बात और होती है, इसी युद्ध के बाद टीपू ने फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से सहायता प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद तमाम जो पत्र लिख रहा था वो, इसी युद्ध के बाद टीपू ने नेपोलियन बोनापार्ट से सहायता का असफल प्रयास किया। मतलब सफलता तो नहीं मिली, बोनापार्ट इसकी सहायता तो नहीं कर पाया, लेकिन इसने प्रयास किया होता तो इतिहास कुछ और होता। असफल प्रयास किया। अब देख रहे हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो टीपू के फेवर में हो। इसे टीपू
बुरी तरह से टूट गया, अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा, उसका सर झुकने लगा। इस अपमान को टीपू सह नहीं सका, लिहाजा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि इस राज्य का अंतिम युद्ध होगा। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सत्रह सौ 99 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। ये उसी साल का एक निर्णायक युद्ध है जो इसके पूरे जीवन का निर्णय कर देता है। या इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, और उस सहायक संधि वाला रूल जानता था। गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली या वेलेस्ली लिख रहे हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। श्रीरंगपट्टम को अंग्रेजों ने घेर लिया, टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ। श्रीरंगपट्टम को अंग्रेजों ने घेर लिया और टीपू लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। इस तरह से जब टीपू मारा गया तो परिवार के सदस्यों को अंग्रेजों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को पेंशनर बनाकर, पेंशनयाफ्ता कह सकते हैं, पेंशनाफ्ता बनाकर बेल्लौर भेज दिया गया। बेल्लौर भेज दिया गया। बेल्लौर भेज दिया गया और अंत में इसमें जो अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः वाडियार वंश के शासक को बैठाकर सहायक संधि कर ली। तो अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः वाडियार वंश के शासक को बैठाकर सहायक संधि कर ली। इस इतिहास में पूछा जाता है कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, तो लॉर्ड वेलेस्ली से।
और इसी के एवज में लॉर्ड वेलेस्ली को एक उपाधि दी गई, अंग्रेजों ने उपाधि दिया मार्क्विस। लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि मिली, मार्क्विस की उपाधि मिली। तो इस तरह से टीपू की मृत्यु के साथ ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इस प्रकार मैसूर राज्य से इस्लाम वंश समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से इस्लामिक राज्य का खात्मा हुआ। अब पुनः एक हिंदू वंश यानी वाडियार वंश की स्थापना हो जाती है। बाकी हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका समय शुभ हो।